आदर्श विद्या मंदिर राजस्थान मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं कक्षा में जो गद्य खंड है उसका तीसरा पाठ स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य की द्विवेदी कालीन जो काव्यधारा रही है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जानी गई है। क्योंकि जब आधुनिक कालखंड की बात करते हैं तो आधुनिक कालखंड में पहला जो कालखंड आया वो कालखंड जो था वो था भारतेंदु युग। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला जो पाठ है हमने पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो लिखित है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है हमने अध्ययन किया है। आज अगला जो पाठ है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध है, और उस निबंध में स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने सारे का सारा निबंध लिखा कि लोग जो है स्त्री को पढ़ाने के लिए लेकर के कैसी कैसी उनकी सोच है, कैसी कैसी उनके विचार है, उसके विषय में ये पूरा निबंध लिखा गया है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी को हुआ। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोह शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। सबसे पहले देखिए इनका हम परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी को हुआ। इनके पिता पंडित रामसाई दुबे कान्य कुल ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया और सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। आप द्विवेदी कालीन काव्यधारा के प्रखर कवि रहे हैं। आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व कहीं न कहीं हिंदी साहित्य प्रेमियों को सदैव प्रेरित करता रहा। यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। आप प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे। द्विवेदी जी कवि समालोचक वह विधा होती है जिसमें आलोचना के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी बताई जाती है। इसके अलावा निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक और यूं कहूँ कि भाषा के मर्म को जानने वाले, भाषा के विज्ञान को समझने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जिन्होंने खड़ी बोली कविता के प्रारंभ की नींव यदि रखी है तो वो कहीं न कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही रखी है। लेकिन ये छंदबद्ध कविताओं के प्रेरक रहे हैं। इन्होंने छंदबद्ध कविताओं को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। आप इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर के सामने आए। और उस जमाने में कहते हैं कि सन 1900 के दशक में एक हिंदी साहित्य इतिहास में एक पत्रिका जो थी उसका शुरुआत हुई थी। 1900 की ईस्वी के दशक में एक पत्रिका की शुरुआत हुई जिसका नाम था सरस्वती। उस सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो सन 1903 से 1920 तक आप संपादन आपने किया। आप उसके संपादक रहे। याद रखिएगा कि वो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है कि एक कालखंड में द्विवेदी युगीन काव्यधारा में हुआ, और ये जो पत्रिका है द्विवेदी युगीन काव्यधारा की प्रमुख पत्रिकाओं में एक नाम इसका लिया जाता है। ये द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य के द्विवेदी कालीन जो काव्यधारा रही है उस द्विवेदी युग की प्रखर पत्रिका कौन सी है तो वो सरस्वती पत्रिका रही है। उसके बाद तो छायावाद आ जाता है, और छायावाद में अलग अलग जो है पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हालांकि इसमें भी थी हंस, जागरण और माधुरी। इसके पूर्व हमने जब प्रेमचंद को पढ़ा था तो उसमें उसका उल्लेख किया गया है। संपादक रहते हुए आपने हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी, देखिएगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी। हमने भाषाई जटिलताओं को सरलीकरण करने का प्रयत्न किया है। बहुत से लोग सोचते हैं
कि हिंदी का प्रादुर्भाव जो है वो ऊपर से नहीं हुआ है। हिंदी प्रादुर्भूत हमारी मातृभाषा के रूप में हुई और धीरे धीरे अपभ्रंशात्मक हुई। लेकिन हिंदी क्या है कि पूरे संपूर्ण भारत में भी हिंदी संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में जो है वो नहीं है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि आप उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन दक्षिणी भारत में हिंदी जो है उसका इतना जो है बोलचाल नहीं है। सामान्यतः शब्दों को समझ लिया जाता है लेकिन बोलचाल नहीं है। और दूसरी बात, हिंदी में सबसे बड़ा दोष यदि था तो वो था वर्तनी। उत्तरभाषी लोग भी वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत उच्चारण करते और जैसा वो उच्चारण करते हैं वैसा ही वो लिखते। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिखा जो शब्द है वो अधिकतर अमूमन आदमी या औसतन आदमी जो है इसको पृथ्वी के नाम से पुकारते, जबकि ये गलत है। पृथ्वी का मतलब होता है प्र, ये प्र जब आएगा तो पृथ्वी बनेगा। ये प्री है, प्री पै में री जुड़ रहा है और इसका उच्चारण होगा पृथ्वी, पृथिका। तो कहीं ना कहीं शाब्दिक वर्तनी जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाया करती थी। तो इन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम जो है वो स्थिर करके हिंदी की जो गद्य भाषा है उसको परिष्कृत करने का प्रयत्न किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया है। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्थान में ये कहा कि द्विवेदी जो थे उन्होंने अपने जो काल के कवि थे, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो सकते हैं, राम नरेश त्रिपाठी हो सकते हैं, इन सभी कवियों जो समकालीन कवि थे, लेखक जो थे, उनके साहित्य रचना में उनका मार्गदर्शन किया। और इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान में जब दूसरा कालखंड आया, पहला कालखंड तो जागरण काल था, जागरण के बाद सुधार काल आया, उस द्वितीय उत्थान काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। भारतीय जातीय परंपरा जो रही है उसकी समालोचनात्मक दृष्टि से, समान आलोचना वाली दृष्टि से गहन अध्ययन किया है एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन भी, रूढ़ियों का विरोध भी किया। इनके लेखन में ही सरलता, सुबोधता एवं परनिष्ठा के गुण झलकते। यदि लेखन की बात करें तो लेखन बड़ा सरलता की भाषा है, सुबोधता एवं परनिष्ठा का इसका गुण, इनका गुण जो है दिखाई देता है। यदि काव्य की बात करें, कौन कौन सी मौलिक रचनाएं लिखी है, तो मौलिक रचनाओं की बात करें तो इनमें काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर। संपत्ति शास्त्र उनके अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। अनुदीत रचनाएं, सबसे पहले समझिएगा विद्यार्थियों, अनुदीत का मतलब होता है किसी भी भाषा में लिखी गई रचनाओं का अनुवाद करना, और अनुवाद शब्द से अनुदीत बना। जैसे विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, ये पद्य हैं। भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संघार, ये संस्कृत के नाटक है और आपने पढ़ा भी होगा। रघुवंश और वेणी संघार जो संस्कृत के अच्छे कवि रहे हैं, कालिदास जो है उनके द्वारा रचित किया गया है। देखिएगा बेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता, गद्दी, ये भी कई अनुदित है। ये जो है संस्कृत के नाटक रहे हैं, और इनका भी अनुवाद कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रघुवंश और भट्ट नारायण, ये भी एक नाटक है, उन नाटकों के द्वारा इनको अनुदित यानी संस्कृत भाषा के नाटक है, इनका अनुवाद करके हिंदी में उनका रूपांतरण किया। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रघुवंश जो है वो कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। कालिदास ने जो है उनके अच्छे कवि रहे कालिदास, उन्होंने इसकी रचना संस्कृत में की है। उसका अनुवाद जो है पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुदित की इसको अपने नाटक में किया, अनुवाद किया। और वेणी श्रृंगार जो है वो भट्ट नारायण के द्वारा रचित है। भट्ट नारायण ने, आप देखिएगा वेणी का मतलब होता है शिखा, चोटी, बाल जो होते हैं महिलाओं की जो चोटी होती है उसको, और श्रृंगार का मतलब होता है हंसना।
तो जब भीम जो है वो दुर्योधन का रक्त लेकर के आता है और उससे द्रौपदी की जो शिखा है, जो उसकी चोटी है, उसको रक्त से सजाया जाता है, तो उसको लेकर के भट्ट नारायण जी ने ये नाटक लिखा और इसका हिंदी में अनुवाद जो है उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। बेकर विचार रत्नावली और स्वाधीनता ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। यदि आगे हम पढ़ते हैं, जिनमें पाठ परिचय की बात करते हैं, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। प्रस्तुत निबंध जो है वो द्विवेदी जी के जो महिला बोध नामक एक शीर्षक निबंध उन्होंने लिखा था, उस शीर्षक निबंध संग्रह से ही इसको लिया गया है। ये पहली बार यदि कहीं प्रकाशित हुआ तो वो हुआ है सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों के पांडित्य शीर्षक से इसको लिखा गया। पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। देखिएगा कि 21वीं सदी में आज जो है स्त्री वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सरकारी सेवा हो, निजी क्षेत्र हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ मिलकर के काम कर रही है। समाज के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। विकास, समाज के विकास की बात करें तो उसमें भी स्त्रियों का अहम रोल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना योगदान वो दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो स्त्री शिक्षा के पक्षधर रहे हैं, उन पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कहा कि भारतीय जो संस्कृति रही है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण, कहीं न कहीं रूढ़िवादी समाज होने के कारण परंपराएं हमारी चली आ रही है। उन परंपराओं के कारण जो है कहीं न कहीं स्त्रियों को इसकी अपने वजूद के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली जो दकियानुसी विचारधारा है। देखिएगा कि जो निबंध है वो स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन कहते हैं, अलग होना। जैसे परिवार में विभाजन हो जाता है, परिवार अलग अलग होता है, तो उसका पहला कारण क्या मानते हैं भाई, स्त्री की वजह से हुआ होगा। महिलाओं में आपसी तालमेल नहीं रहा होगा, या समाज में या कहीं न कहीं परिवार में कहीं ना कहीं पतन का कारण होता है। तो स्त्री को दिया गया, वह स्त्री पढ़ी लिखी स्त्री जो है इस तरीके से करती है, तो जिम्मेदार ठहराने वाली विचारधारा जो थी छोटी सोच, दकियानुसी विचारधारा, अकाट्य तर्कों से जिन्हें कोई काट ना सके ऐसे तर्कों द्वारा सिरे से उसको खारिज कर दिया। साथ ही इसमें दकियानुसी और प्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय छोटी बातें और अप्रासंगिक जो प्रसंग से संबंधित परंपराएं नहीं है उनके अंधानुकरण, आंखें बंद करके उसका अनुकरण करने के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। उनको इसको देखने की बात कही गई है। इनकी भाषा शैली, यदि बात भाषा शैली की करें तो हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत होती है कि द्विवेदी युगीन काव्यधारा में कैसी भाषा का प्रयोग होता था। पाठ यदि शीर्षक की बात करें, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। देखिएगा शीर्षक अपना औचित्य स्वयं निर्धारित करता है कि जो स्त्री है उसकी शिक्षा को लेकर के जो गलत तर्क किए गए हैं उन गलत तर्कों का खंडन कैसे किया जाए, और इसने इस निबंध का शीर्षक रखा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आज हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिएगा बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, और जो और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों, शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं। बोला कि बड़े दुख की बात है कि आजकल ऐसे लोग विद्यमान हैं जो किसी भी महिला को या स्त्री को पढ़ाना उनके घर की सुख शांति को भंग करने का कारण मानते हैं, उसका नाश का कारण मानते हैं। और ये सामान्य जन नहीं है, अनपढ़ और गंवार लोग नहीं है, ये लोग वैसे ऐसे वैसे नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेज में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो,
और जो धर्म के शास्त्र के ज्ञाता भी हैं और कहीं ना कहीं संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ साहित्य को भी जिन्होंने पढ़ा है, और जिनका जो पेशा है, जिनकी जो कामकाज है, जिनका जो कहीं ना कहीं जो पेशेवर रूप से कुशिक्षितों को सुशिक्षित करने का काम करता है, जिनको व्यापारिक दृष्टि से काम करेंगे, जिनका व्यापार ही बुरे व्यक्ति, बुरे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, सुशिक्षित करना है, जो कुमार्ग पे चल रहा है, बुरे मार्ग पर चल रहा है, उसको अच्छे मार्ग पर लाना है, जो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक बातें करते हैं, धार्मिक तत्वों की बात करते हैं, उन्हें धर्म का वास्तविक तत्व समझाना है। और उनके द्वारा यदि ऐसी दलीलें दी जाए तो उन दलीलों के बारे में भी लेखक ने यहाँ उल्लेख किया है। उनकी दलीलें सुन लीजिए, क्या दलील उन्होंने दी है। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपडों की भाषा में बात कराई गई है, इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के जो कवि है, उन जो है नाटकों में जो भी नाटक संस्कृत के कवियों ने नाटक लिखे, उनमें कुलीन स्त्रियों से अपडों की भाषा, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी भाषा जो है उसमें बात कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल पहले नहीं थी। होती तो इतिहास और पुराणादि उनको पढ़ाने के नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती, यदि होती तो उनको पढ़ाने के तरीके, उनके प्रणाली की पद्धतियां वो जरूर उसमें लिखी मिलती। देखिएगा, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ इस एक पॉइंट के बाद कि संस्कृत के इतिहास को उठा करके देखा जाए या हिंदी के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो सबसे पहले जो भाषा थी उसको हमने कहा वैदिक संस्कृत। उसका एक नाम दिया जिसको नाम देकर के हमने कहा वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए। दूसरी बात हम करते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में संस्कृत की लोकोत्तर भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत की लोकोत्तर भाषा का अभिप्राय था कि उस जमाने में बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद की बात करें तो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, इस तरीके से भाषाई प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगा। तो आप देखिएगा, पहली दलील आपने पढ़ी कि इतिहास उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती है लेकिन नहीं मिली है। दूसरे में आप यदि पढ़ते हैं तो देखिएगा कि स्त्रियों को पढ़ाने में से अनर्थ होते हैं। लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी, लोगों की थॉट्स क्या थे कि जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, सारी जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो लोगों की ये आइडियोलॉजी हुआ करती थी। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी। आप देखिएगा कि शकुंतला जो है वो कहीं ना कहीं कालिदास के नाटक का एक पात्र रही है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का उन्होंने एक नाटक लिखा और उस नाटक में शकुंतला एक स्त्री है, राजा की पत्नी है और राजा उसे भूल जाते हैं। राजा का नाम दुष्यंत है और जिस भारत जो है, जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस भरत की माँ है, जिसके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, उस भरत की माँ है। तो मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख पाती और इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे, दुष्यंत को कहे, वही इस पढ़ाई कही। दुष्परिणाम तो लोगों ने कहा कि दुष्यंत को शकुंतला ने ऐसा कहा कि हे राजन, तुम ऐसे वैसे जो भी बात कही है वो कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इसलिए उसने इसी भाषा का प्रयोग किया। तीसरी बात करें कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वो अनपढ़ों की भाषा थी, क्या वो बिना पढ़े लिखों की भाषा है? अतएव नागरिकों की भाषा की बात दूर रही। अनपढ़ और गवारों की भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद कर देगा। चलो पढ़े लिखों की भाषा पढ़ना तो दूर की बात, अनपढ़ की भाषा भी पढ़ ले तो भी क्या वो घर को बर्बाद कर देगा। ऐसा उसने 3 तर्क अपने पढ़े। बाकी का शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।